बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल एक अहम टॉपिक टेकअप किया था, दैट इज़ एम्प्लॉई शेयर स्कीम। एम्प्लॉई शेयर स्कीम के अंदर जो मेन बातें हमने की थी वो भला क्या थी। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि एम्प्लॉई शेयर स्कीम कहते किसको है, और आपको मैंने ये बताया था कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से दो तरह का सवाल आ जाता है, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिक। तो ये डेफिनेटली न्यूमेरिकली तो ये टॉपिक चल ही रहा है। तो जब थ्योरेटिकल आता है तो वो सबसे पहला सवाल ही ये पूछता है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है। तो सबसे पहले मार्क कर लें कि ये डेफिनेशन हमने याद करनी है। ये उन डेफिनेशन में से है जो रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। और फिर वो वही बात रेप्लिकेट हुई थी यूनिट ट्रस्ट के लिए। सेकंड का था कि जो यूनिट ट्रस्ट, जिस कंपनी के यूनिट ट्रस्ट हैं, जैसे एनआईटी वगैरह कंपनी है, वो अगर अपने एम्प्लॉयज को दे देगी तो वो उसके लिए ये बात आ रही थी। मीन्स से डेफिनेशन शुरू हो रही थी, मतलब था कि ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। आज के बाद एम्प्लॉय शेयर स्कीम का इनकम टैक्स में बस ये मतलब है। फिर हमने कहा यार इश्यूज क्या क्या आने हैं, कुछ चीज़ों को हमने डिफाइन किया था, जिनमें से एक था व्हाट इज शेयर ऑप्शन। तो शेयर ऑप्शन हमने कहा कि शेयर ऑप्शन क्या है, ये वो लेटर है, ये वो राइट है जो आपको दिया गया है कि भाई आप क्योंकि हमारे एम्प्लॉय हैं तो आपको इतने शेयर इस प्राइस पर मिल रहे हैं, इस तारीख तक आपने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। A share option or right is a right given to an employee to buy a share in a company at a fixed price on the day option is granted. फिर हमने कहा एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एम्प्लॉय को ऑप्शन मिली, उसने कहा यार ये शेयर मिल रहे हैं, उसने उसके मुताबिक पैसे जमा करवा दिए और शेयर परचेज कर लिया। Purchase of shares, the shareholder can elect to exercise their right and buy share of the company. या दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, कल हमने इस बात को समझा था कि जब भी किसी चीज के साथ कोई बेनिफिट अटैच होता है तो दैट बेनिफिट कैन बी सोल्ड एज वेल, अगर अलाउ किया जा रहा हो तो अब ये राइट लेटर में ही लिखा हुआ होगा कि क्या आप ये राइट किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली एसेट्स ट्रांसफरेबल होते हैं ना, तो शेयर भी एक एसेट ही है हमारे। तो आमतौर पर एम्प्लॉयर ने इसको ट्रांसफर करने की, इवन राइट को ट्रांसफर करने की भी ऑप्शन दी हुई होती है। और बाज़ दफ़ा होता है कि नहीं, जब आपको कोई राइट ग्रांट किया गया है तो आपको ट्रांसफर करने की ऑप्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर करने की ऑप्शन थी तो फिर राइट जो है वो सेल भी हो सकता है, आपने किसी को सेल कर दिया। कल मैंने आपको एमजी मोटर गाड़ी से एग्जांपल समझाई थी कि अगर फर्ज किया 8 मिलियन की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, एम्प्लॉय को कहा जाता है जी आपको एक गाड़ी 50 लाख की मिलेगी, आप लेना चाहते हैं ले लें, और अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो ये किसी को बेचना चाहते हैं बेच भी सकते हैं। तो ये जो राइट टू परचेज अ व्हीकल आया उसके हाथ में, इसकी कीमत क्या है? 30 लाख रुपया। मैक्सिमम प्राइस क्या है? 30 लाख रुपया। कि इस लेटर की वजह से वो चीज़ हमें 30 लाख रुपया सस्ती मिल रही है, तो दिस प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, अगर इजाज़त हो लीगली। जैसे कॉलेज ने आपको एक राइट दे दिया, क्या राइट दे दिया जी, कि आप ऑनलाइन पोर्टल की एक्सेस ले लें, कितने रुपए पे करके? 3000 रुपया पे करके। पोर्टल वैसे कितने का मिल रहा है? 12,000 रुपए का। इस राइट की प्राइस निकालें तो क्या निकले? क्योंकि 9,000 का इसमें बेनिफिट अटैच है। ठीक है ना, आपको राइट मिला, कितने पोर्टल लेने का राइट मिला? 8 पेपर है, सारे जितने मर्जी ले लें। नो, आप जिस पेपर में पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका राइट है आपके पास। इसको ट्रांसफर कर सकते नहीं, इसमें तो हम आपको लिखवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं ऊपर, फिर आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही तो समझाने के लिए दूसरी एग्जांपल इसीलिए दी है ये मैंने, कि लेकिन राइट ट्रांसफर करने का इख्तियार है कि नहीं है। ठीक है ना, कि आप इसे सेल कर सकते हैं कि नहीं सेल कर सकते।
तो अगर सेल कर सकते होंगे तो राइट से भी आपको कोई थोड़ा सा गेन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आ रहा था कि इफ एक्सरसाइज प्राइस इज लोअर देन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर द राइट शेयर हैज सम वैल्यू। लेकिन अगर हम कहें जी आप फिजिकल के बच्चे हैं, आपको 15,000 रुपए का ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप कहेगा बड़े ही आसान किया सर राइज ने हमारे सर पे। ये कौन फिलोसफर आके बैठ गया अंदर जो ये पॉलिसीज बना रहा है? बिकॉज राइट का तो मतलब था कोई बेनिफिट आपको मिल रहा हो, ठीक है ना। तो जाहिर है मार्केट वैल्यू से कम का शेयर दे रहे होंगे और फिर राइट के अंदर कोई वैल्यू अटैच होगी ना, अदरवाइज तो राइट के अंदर कोई वैल्यू अटैच नहीं हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये बात समझ आ चुकी है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम किसे कहते हैं और हम इसे रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो गए। फिर वो इस तरह के सवाल भी पूछता है, जब थ्योरेटिकल सवाल पर जाता है ना, वो कहता है जी शेयर ऑप्शन क्या होती है, तो यहाँ से हमें बता दिया। अच्छा जी एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन से क्या मुराद है, ये बात हमने बता दी। वो कहता है जी सेल ऑफ राइट से क्या मुराद है, ये बात बता दी। अच्छा फिर आगे चले जी, ये मैंने आपको एक राइट दिखाया भी था। फिर आगे हमने कहा जी अच्छा जी 3 काम हो रहे हैं, इसका मतलब है एक ऑप्शन आ रही है, दूसरा एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन आ रही है, शेयर हमने खरीद लिए हैं, तीसरा सेल ऑफ शेयर हो रहा है। इन 3 लम्हों की हम टैक्सेशन की कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या टैक्सेशन होनी है, क्योंकि हम असल में तो क्या पढ़ रहे हैं, सैलरी की टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या इन सारी बातों में कहीं सैलरी का कोई इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई ऐसी बात क्रिएट हो रही है जिसे हमें सैलरी में लाकर टैक्स करना है। तो फिर इन बातों को अलग अलग करके हमने करना शुरू किया कि टैक्सेबिलिटी एट ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन, कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देगा, ग्रांट ऑफ ऑप्शन देगा, और अभी उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है ना, अभी उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन नजर आ रहा है कि एक गेन क्रिएट हो रहा है। जैसे हम वो बात करें, जिस एग्जांपल से हम चल रहे हैं कि एमजी मोटर ने एम्प्लॉय को कहा कि एक 80 लाख रुपए की गाड़ी आपको 50 लाख रुपए में दे रहे हैं हम, लेटर दिया अभी और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी अगले 3 महीने तक आपने डिसीजन लेना है। वो लेटर आपकी पॉकेट में है अभी। इस वक्त टैक्सेशन वाला क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं, कोई गेन नहीं है, एक राइट मिला हुआ है लेकिन उस राइट से अभी इसने कुछ कमाया नहीं है। अमूमन कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्सेशन में हम टैक्स लगाते हैं किस पर, एक्चुअल इनकम पर। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं नोशनल इनकम, ठीक है ना, नोशनल इनकम या इंप्यूटेड इनकम, फर्जी कोई इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगाते। कि हम कहें जी हमने तो फर्ज कर लिया जी 30 लाख रुपए का आपको गेन हो गया। जनरली टैक्स ऐसे नहीं लगता। टैक्स कब लगता है, जब इनकम या एक्रू हो जाती है या रिसीव हो जाती है, जर्नली ऐसे लगता है। मैं लफ्ज जर्नली, अगर ये वाला टैक्स ईयर ना होता तो ये लफ्ज जर्नली नहीं लगा रहा होता, मैं कहता ऐसे नहीं होता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट कर रखी है। जब हम रिविजिट करेंगे तो वहां वो बात आ रही होगी कि अगर किसी शख्स के पास कोई प्लॉट है, मसलन 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है और उसने प्लॉट अभी बेचा नहीं है, तो नॉर्मली तो कोई गेन नहीं अराइज हो रहा, लेकिन वहां गवर्नमेंट ने एक इंप्यूटेड इनकम का कॉन्सेप्ट डाल दिया। इस वजह से मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, जर्नली ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां वही कॉन्सेप्ट लगा कि क्योंकि अभी राइट आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ना बेचा है, तो कोई बेनिफिट नहीं आया, इसलिए आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। When an employee is granted an option or right to acquire share under employee share scheme, no amount is chargeable to tax. No benefit is derived by an employee by a mere grant of option. Option की वजह से कोई नहीं आया। तो ये सारा काम हमने किया जी। फिर हमने इसके ऊपर 2 सवाल बनाकर इन दोनों को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आ गया था कि अगर मिस्टर कामरान, अच्छा जी, इसके बाद आ गया था टैक्सेबिलिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ राइट।
अगर आपने राइट बेच दिया है, पहली बात है अगर राइट बेचना अलाउ होगा ही तो बिक सकेगा, नहीं तो बिक ही नहीं सकेगा। अगर आपने राइट सेल कर दिया है तो जो गेन अराइज हुआ है वो अंडर द हेड सैलरी चला जाएगा। कैसे निकलेगा? कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ राइट माइनस एम्प्लॉय कॉस्ट, तो सैलरी में टैक्स हो जाएगा। इसको हमने न्यूमेरिकली यहां सॉल्व कर लिया था। ऐसे ही है ना जी? हमें जिसके ऊपर मेन काम करना है उस बात को हम टेकअप करना शुरू करते हैं। हमने कहा था कि यार ये सारा काम करने के बाद अगर हम देखें जो मेन हमें चीज देखनी है दैट इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम की समरी। यहां से अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या काम हो रहे हैं? 3 तरह की बातें हैं। नंबर 1 सेल ऑफ ऑप्शन, यानी इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय को ऑप्शन मिली और उस ऑप्शन को सेल करने का इख्तियार भी मिला। और एक शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और तीसरी बात थी शेयर विद रिस्ट्रिक्शन। दिस इज द टोटल सिनेरियो हमारे सब्जेक्ट का। एम्प्लॉय को ऑप्शन मिली और ऑप्शन एम्प्लॉय ने क्या कर दी? सेल कर दी या नहीं की, दो ही बात होंगे। ऑप्शन इज नॉट टैक्सेबल, एक एरिया आ गया, अंटिल इट इज सोल्ड दूसरा एरिया आ गया। यानी इसमें 2 केस हो सकते थे ना, आपने ऑप्शन सेल कर दी है या नहीं किया है। तो अगर सेल नहीं की है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, भले कितना ही गेन इंप्यूटेड नजर आ रहा है, क्योंकि अभी अराइज नहीं हुआ। और अगर आपने सेल कर दिया तो ऑब्वियसली वो जो इंप्यूटेड गेन नजर आ रहा था वो अराइज हो गया, उस पर टैक्स लग जाएगा। दूसरी बात थी शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या करेंगे? रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू इज एट द टाइम शेयर आर इशू। अब जरा आप कॉपी निकालें और हम कुछ छोटे से 1-2 सिनेरियो बनाकर इनको जरा डिटेल में लिए चलते हैं। हम ऐसे कह रहे हैं जी, एक कंपनी थी जिसने यकम जुलाई 2022 को एक ऑप्शन दी एम्प्लॉय को कि आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ 20 per share when fair market value है 50 per share। ठीक होगी बात जी? एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज की और शेयर परचेज कर लिए। ठीक है? जब एग्जामिनर इस तरह की कोई बात करेगा तो हम अज्यूम करेंगे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी ना तो बताया जाएगा, और अगर नहीं होगी तो खामोश रहेगा एग्जामिनर। ठीक है? अगर फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में एग्जामिनर और कुछ ना बताए, बस ये लाइन लिखी हुई है कि एक एम्प्लॉय को हमने शेयर इशू किए हैं, कब? यकम जुलाई 2022 को। 1000 शेयर का राइट था उसका, और 20 रुपए का शेयर मिलेगा, और उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू 50 रुपए है। हमने अज्यूम कर लिया। असल में आपको याद है कि हमें फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए कौन सी है? एट द टाइम शेयर वर इशूड। एट द टाइम शेयर वर इशूड। देखिए, शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन में रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू इज एट द टाइम शेयर्स आर इशूड। अब अगर तो कहीं एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बताए कि यार इस तारीख को हमने ऑप्शन दी थी और एम्प्लॉय ने
15 जुलाई 2022 को ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी है व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू ₹60 हो गई है। अगर ऐसा बता दिया जाए तो लॉ असल में हमें क्या बात कह रहा है, ये वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर सिर्फ पिछली बात पे खामोश होया जाए तो इसका मतलब है उसी तारीख, उसी दिन एक्सरसाइज हुई, उसी दिन शेयर अलॉट हो गए, बस वही फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। वही अगर इशूड की डेट नहीं है, इसका मतलब है अलग डेट बताई नहीं जा रही ना, तो जाहिर है फिर सब कुछ एक ही दिन पे काम हो गया। उसी दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई, उसी दिन आपने उसी दिन ऑप्शन दी, यानी कंपनी ने बड़ी हैज़र्ड, आप अज्यूम ऐसे करें तो यार जिसने शेयर लेने आज ले लें जाकर, आज ही शेयर इशू हुए, आज ही सारा कुछ हो गया, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में डाटा नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं असल में अगर क्वेश्चन में इशूड वाले दिन की प्राइस अवेलेबल है तो वो लेनी है। ठीक हो गई बात। अब हम अज्यूम करते हैं इसकी टैक्सेशन जाहिर है अब कब हो रही होगी, 30 जून 2023 को। तो 30 जून 2023 को टैक्सेशन कैसे होनी है, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे जी, 60 और कॉस्ट 20 रुपए, 40 का गेन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 शेयर, तो 40,000 रुपीज विल बी एडेड टू योर सैलरी। बात समझ आई? ये 40,000 किस दिन ऐड हो गए थे? वैसे तो हिसाब किताब तो हम साल में एक दफा दे रहे होते हैं ना टैक्स ईयर का, लेकिन कहाँ दे रहे होते हैं, जब जब ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं। मसलन ये अगर यहां पर एक्सरसाइज हुई है तो 15 तारीख को असल में 40,000 रुपए का एक गेन अराइज हुआ था जो हमारी सैलरी में चला गया था। बात समझ आ गई? एग्जामिनर ने आपको तीसरी बात कही, उसने कहा लेकिन इस बंदे ने 31 दिसंबर 2022 को अपने शेयर सेल कर दिए, जबकि उस वक्त मार्केट वैल्यू 75 रुपीज थी। आपको एक बात पता है कि ये जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये इधर तवज्जो रखें, ये जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं सिवाय ऑप्शन के, ऑप्शन का लिंक किससे बना है, सेल से। अगर सेल होगी तो टैक्स लगेगा, नहीं होगी नहीं लगेगा। लेकिन इन दो बातों का ताल्लुक सेल से नहीं है। ये गेन कब कैलकुलेट हो रहा है, जिस दिन आपको शेयर मिल जाएंगे। यहां आपने शेयर बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, बेचे हैं तो एक फायदा हो गया स्टूडेंट के लेवल पर कि कहानी यहां खत्म हो गई है। शेयर किस दिन मिले आपको, 15 तारीख को, 40,000 रुपए का गेन राइज हुआ, कहानी खत्म हो गई। ठीक है ना। लेकिन अगर शेयर आपने उस वक्त नहीं सेल किए, किसी अगले या टाइम पर जाकर सेल किए, वो अगला टैक्स ईयर भी हो सकता है। ठीक है ना, हमने इसी टैक्स ईयर में सेल कर दिए, तो इस डेट से इस डेट के दरमियान जो गेन आ रहा है दैट इज कैपिटल गेन। इसके और इसके इस डेट पर जो गेन आ रहा था तो वो कैपिटल गेन, लेकिन वो सैलरी में ऐड हो रहा है। 40,000 इज एडेड टू सैलरी। ये बात समझ आ रही? सैलरी में गेन ले जाने के लिए शेयर का सेल होना जरूरी नहीं है, आपके पास राइट टू सेल होना चाहिए बस। एम्प्लॉयर ने आपको शेयर दे दिए हैं और उसने कहा यार भाई अब जो करना है आपकी मर्जी है,
बस सैलरी का गेन अराइज हो गया, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेकर गेन आ गया, 40,000 हो गया। अब थोड़ी सी कहानी यहां से आगे चल रही है कि जब इसने 31 दिसंबर को सेल किया तो सेल प्राइस कितनी है? 75। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट एक 20 रुपए है और एक कॉस्ट है जो सैलरी में अमाउंट ऐड हुई है। कितनी ऐड हुई है पर शेयर? 40। अब ये बस समझ रहे हैं हमने। अब 60 रुपए कॉस्ट हो गई है तो गेन कितना आ गया है? 15 रुपए इंटू 1000, 15,000 का गेन आ गया। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, पहले नोट कर ले जरा एक दफा। जब भी सेल होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, गेन कैसे निकलेगा? जितने का सेल होगा और लेस कॉस्ट। कॉस्ट में दो चीजें आ गई हैं, नंबर 1 जो एक्चुअल कॉस्ट थी, नंबर 2 जो, या इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं कि जिस दिन शेयर को फ्री राइट मिला था सेल करने का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट बन गई है। ठीक है ना? डायरेक्ट अगर बात करनी है तो। लेकिन लॉ ने दूसरी तरह से बात की है, इस तरह से बात की है। बात एक ही है, पहुंचना हमने एक ही जगह पर है। लॉ कैसे बात कर रहा है? लॉ कैसे बात कर रहा है? लॉ कह रहा है भाई जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो, और जितनी अमाउंट अंडर द हेड सैलरी ऐड हुई है वो, ये आपकी कॉस्ट बन गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि असल में जो असल गेन क्रिएट हुआ है, असल रियल गेन जो क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है भला? असल गेन क्रिएट हुआ है, आपने शेयर कितने का बेचा? 75 का। 75 का खरीदा कितने का था? 20 रुपए का। कितना गेन हो गया जी? 55। टोटल गेन 55 हुआ है। लेकिन टैक्स वाले की नजर में इस गेन में दो हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं। एक हेड ऑफ इनकम आ रहा है जो आपके एम्प्लॉयर की वजह से आ रहा है, और एक आ रहा है जो आपकी वजह से आ रहा है। एम्प्लॉयर ने शेयर सस्ते दे दिए थे आपको, आपका कोई कमाल नहीं था, इस वजह से 40 रुपए का गेन हुआ है। तो कहता है जब एम्प्लॉयर की वजह से हुआ है तो एम्प्लॉयर की वजह से तो जो भी हो रहा हो उसे हम सैलरी कहते हैं। ऐसे ही है ना? एम्प्लॉयर की वजह से डांट भी पड़ रही हो तो डांट भी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर की वजह से हो रहा है सैलरी है। लेकिन इसके बाद शेयर का चालू खत्म हो गया था। अब आपने खुद शेयर होल्ड किए, रिस्क लिया, ये जो 15 रुपीज का गेन है ये आपका है, इसलिए यहां 15 आ गया। अगर रिस्ट्रिक्शन तब हटती तो जी, अगर रिस्ट्रिक्शन जब हटेगी तो जब तक का गेन एम्प्लॉयर के खाते हैं। अभी उधर अगले वाली बात में बात ये करनी है हमें। पहले वाली बात में हमने कहा रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, जिस दिन शेयर मिले वहां तक का गेन सैलरी, और वहां से ऑनवर्ड गेन, ऑनवर्ड गेन। अब अगर इसे कॉस्ट में शामिल नहीं करूंगा तो ऑनवर्ड गेन नहीं होगा ना। फिर इस 60 रुपए पे नहीं, इस 15 रुपए पे 2 दफा टैक्स लग जाएगा, वरना तो फिर ठीक है ना। 40 पे, इस 40 पे 2 दफा गेन टैक्स लग जाएगा, एक दफा उधर भी लग जाएगा, एक दफा उधर भी लग जाएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा ना मैथमेटिकली कहीं से। इसलिए इस 40 रुपए को यहां कॉस्ट में डाल दिए ताकि गेन दोबारा ना आ जाए। एक्चुअली क्या हो रहा है, गेन में ये कितना गेन है? 55 रुपए। इसमें से इस 40 रुपए को माइनस किया जा रहा है ना, क्योंकि इस पे ऑलरेडी टैक्स लग गया हुआ है, तो 15 रुपए पे लाया जा रहा है। बात क्लियर हो गई? कब? जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
क्या चीज ढूंढनी पड़ेगी सवाल में से? जिस दिन शेयर मिले हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। अगर उसी दिन शेयर सेल भी कर दिए हैं तो कहानी खत्म हो गई, सारी अमाउंट कहां चली गई? सैलरी में चली गई है। लेकिन अगर उस दिन शेयर सेल नहीं किए हैं तो फिर कहानी अभी जारी है, लेकिन सैलरी की कहानी खत्म हो गई है। अब एग्जामिनर आपको पता है ना, बाद दफा आपसे फाइन करके पूछता है, वो कहता है व्हाट अमाउंट वुड बी एडेड अंडर द हेड सैलरी, तो फिर सिर्फ यहां तक की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर वो कहता है हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल एंड अंडर व्हाट हेड, तो फिर बताना पड़ेगा 40,000 सैलरी में और 15,000 कैपिटल गेन में। क्लियर हो गई बात जी? फिर आगे चलते हैं जी। तीसरा सिनेरियो आया, ये बात आज हमें क्लियर करके जानी है असल में। फिर तीसरा सिनेरियो आया कि भाई अगर शेयर विद रिस्ट्रिक्शन आए हैं। विद रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर ने आपको शेयर तो इशू कर दिए, लेकिन मर्जी आपकी नहीं चलेगी, इक्तदार मिलेगा, मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये वो वाली टैक्सेशन पढ़ने लगे हम कि भाई इक्तदार मिलेगा लेकिन मर्जी आपकी नहीं चलेगी, मर्जी तो मर्जी वालों की चलेगी, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई आपको शेयर दे रहे हैं, लेकिन अगले 2 साल या 6 महीने या वट एवर द टाइम पीरियड इज, इसमें आपने शेयर बेचने नहीं है। अच्छा, इसकी रीज़न कोई पॉजिटिव भी हो सकती है। बाद दफ़ा एम्प्लॉयर ने शेयर इशू किए हैं, उसे पता है कि यार हमारी कंपनी मेन रीस्ट्रक्चरिंग में जा रही है, ये शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ जानी है, तो यार एम्प्लॉय को ज़्यादा गेन हो जाएगा, लेकिन इन्हें को शेयर वेयर का तजर्बा नहीं है, इन्हें को जी 2 साल आप शेयर बेच ही नहीं सकते हैं। बात समझ आई? इसका कोई पॉजिटिव रीज़न भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छी कंपनी ऐसे भी सोच सकती है, या वट एवर द रीज़न इज। लॉ कहता है भाई अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो क्या क्या चीज़ें इररेलेवेंट हो गई हैं, पहले समझें ज़रा। जिस दिन ऑफर लेटर किया था इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू इररेलेवेंट हो गई है। जिस दिन शेयर इशू किए गए हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू भी इररेलेवेंट हो गई है। अब हमें अपने सवाल में से एक तीसरी फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढनी है, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है उस दिन की फेयर मार्केट, क्योंकि लिखा हुआ है रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू। रेलिवेंट का मतलब है जो क्वेश्चन में आपने उठानी है, ठीक है ना। रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू इज एट द टाइम रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव। तो सवाल भी अगर कोई और 3-4 फेयर मार्केट वैल्यूज दे के आपको कंफ्यूज किया गया है तो कुछ नहीं ढूंढ रहे हम इस वक्त। हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है। यहां तक का गेन उठाकर सैलरी में ले जाएंगे, ठीक है ना। मसलन इसी सवाल को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं और हम कहते हैं कि यार ये जो सवाल था ना, आप अपने पेज पर दोबारा नया लिख लें इसको, ताकि 2 क्वेश्चन आपके पास बन जाए। अब दोबारा शेयर आपने बनाया जी। एक बंदा है जिसको 1/7/22 को 1000 शेयर मिले हैं इस रेट पर, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। इसने ऑप्शन एक्सरसाइज की 15/7/2022 पर, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है रिमूव हुई है 31 दिसंबर 2024 को, जब फेयर मार्केट वैल्यू है 150 रुपये। और इस बंदे ने सेल कर दिए हैं शेयर्स 31 मार्च 2025 को, और सेलिंग प्राइस थी 175। जो तुम बोलोगे वो तो लिखना ही नहीं है ना। ठीक हो गई ये बात। अब हमने सवाल को जरा और एक्सपेंड कर लिया।
ठीक होगी बात जी? क्या हुआ जी? शेयर की ऑप्शन किस दिन मिली? जब ये घर वापस पहुंचा, खुशी खुशी आकर बच्चों को, बीवी को बताया कि आज हमें शेयर मिल रहे हैं। अब जनाब जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम भी अब कंपनी में, चलो बहुत थोड़े सही, लेकिन आटे में नमक के बराबर हम भी मालिक बन के आज शेयर मिलने का यही मतलब है। और शेयर स्कीम अनाउंस करने की एक रीजन भी यही होती है कि एम्प्लॉयज के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट की जाए। क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है ना, अगर कंपनी तरक्की कर रही हो तो बाज़ दफ़ा तो उसके कोई बेनिफिट्स कोई और चीज़ के साथ अटैच होते हैं, वो भी खुश हो रहा होता है। लेकिन अचानक शेयर मार्केट में तेज़ी आई हुई है, शेयर की कीमत ऊपर जा रही है, एम्प्लॉय बेचारा कह रहा था यार सानू की, हम कह रहे कि नहीं नहीं वो भी रेलिवेंट हों, वो भी खुश हों इस इवेंट में, वो भी दुआ कर रहे हों। तो आज के बाद वो उसने खुशी खुशी आके बताया बच्चों को कि भाई आज हमें भी शेयर मिल गए हैं कंपनी के, कितने? 1000। ठीक है ना? ये इसी शेयर स्कीम लाने का एक मकसद पॉजिटिव यही होता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी जरूर लेने हमने शेयर। उसने चेक शेक जमा करा के 15/7/22 को शेयर खरीद लिए हैं। शेयर अभी इशू हो गया, लेकिन ऊपर ही एक कंडीशन लिखी हुई है, जैसे वो डॉक्टर को देते हैं ना फार्मास्यूटिकल जो लाके सैंपल मेडिसिन, तो उनके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल। ठीक है ना? स्टैंप लगी होती है नॉट फॉर सेल। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल बिफोर 31 दिसंबर 2024। These shares could not be sold before 31 December 2020। शेयर आपके हैं, सारा कुछ है, लेकिन बेच आप नहीं सकते हैं। 31 मार्च 2025 में इस शेयर की कीमत 175 रुपए हुई और इस बंदे ने ये शेयर बेच दिया। अब नीचे सारी कहानी आई और नीचे लॉ ने क्या लिखा? कैलकुलेट the amount which would be chargeable under the head salary, और या बी पार्ट बनाया एंड कैलकुलेट अमाउंट विच वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, या खाली ओपन जनरल बात लिखी डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। तब भी दोनों बातें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर लिखा हुआ है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड सैलरी, तो सिर्फ पहले वाली बात पर रुक जाएंगे। या लिखा हुआ है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो सिर्फ दूसरे वाली बात करेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी, फिर दोनों बातें करेंगे। तो ये वेरिएंट है अब इस सवाल के जो बन सकते हैं। तो जनाब अब हमने क्या किया? हमने कहा कि अच्छा जी अब बीच में से टैक्स ईयर, जैसे आप कहीं जा रहे होते ना कहीं जरा दूर, तो बीच में स्टेशन कौन कौन से आ रहे हैं, तो बीच में टैक्स ईयर कौन कौन से आए? हमारे पास एक टैक्स ईयर आया जनाब, कौन सा? 2022। कैसे आया भाई? 23 आया ना। टैक्स ईयर तो 2023 आ रहा है, तो हमने कुछ नहीं करना। 2024 आया, कुछ नहीं करना। 2025 की टैक्सेशन में जाकर ये इवेंट आया है। 2025 के टैक्स ईयर में आया। अब हमें कुछ करने की जरूरत है। इससे पहले हम कह रहे हैं इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट टैक्स ईयर 2023 पर कुछ नहीं है। अगर कोई गेन आपको कहीं नजर आ रहा है, वो इंप्यूटेड गेन है विच इज नॉट जनरली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। 2024 में फिर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया कि 2024 में ये हो गई, 30 जून 2024 को फेयर मार्केट वैल्यू ये हो गई थी, होती रहे, अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ 2025 में वो इवेंट हो गया है। रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू इज एट द टाइम रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड। सैलरी की कैलकुलेशन ड्यू हो गई है किस तारीख को? इस तारीख को। तो यहां हमने कहा जी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? कितनी है जी? 150। कॉस्ट हमारी कितनी थी? गेन कितना आ गया? कितने शेयर थे? 1000। तो 1,30,000 रुपए का गेन आ गया। और ऐड कहां होगा? सैलरी में ऐड होगा। किस टैक्स ईयर में ऐड होगा? 2025 में जाके।
अच्छा, बाद दफ़ा एग्जामिनर ये भी कहता है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन टैक्स ईयर 23, 24, 25। तो फिर खाली 23 का बताएंगे कि अभी कोई गेन नहीं अराइज हुआ। 24 में भी क्या बताएंगे, कोई गेन अराइज नहीं हुआ। 25 में जाके बताएंगे कि जनाब एक गेन तो ये अराइज हो गया 1,30,000 रुपए का, विच विल बी टैक्स अंडर द हेड सैलरी। दूसरा गेन वो भी इसी साल में आ रहा है, ये भी हो सकता है कि वो इसको अगले साल में ले जाता, तो फिर हम 2026 की डिस्कशन भी कर रहे होते। ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी बातों से नहीं हमने कंफ्यूज होना। दूसरा गेन जब एक्चुअली सेलिंग हुई है, कब, कितने की, 175 की। कॉस्ट कितनी, एक 20 रुपए और एक 130 रुपए, यानी fair market value at the time restriction was removed will be treated as cost for onward transaction। यही कह रहे थे अभी हम। तो 1.5 लाख रुपए, 150 रुपए की अब हमारी कॉस्ट हो गई है नाउ एंड ऑनवर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कितना गेन आ गया जी, 25 रुपए, 1000 शेयर हैं, 25,000 आ गया। जी जनाब, आप क्या पूछ रहे हैं। सर अगर रिस्ट्रिक्शन की कोई लिमिट नहीं होगा, अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है, आप बेच ही नहीं सकते, तो उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा। यानी आप कह रहे हैं जो कल DGI SPR कह रहे थे कि अनलिमिटेड अरसे के लिए आपको बना देते हैं। अनलिमिटेड तो लग नहीं सकती ना। एक मेरा, आपने एक चीज़ मुझे दी है, आप कह रहे भाई ऐसे आखिरत में ही जाके बेचोगे, तो मैंने उसका करना क्या है। अनलिमिटेड का तो ये मतलब है, यानी ये नेचुरल बात नहीं हो रही है। हाँ आप लगा सकते हैं साल नहीं बेचेंगे, 2 साल नहीं बेचेंगे, ओके ठीक है। आप कभी भी नहीं बेचेंगे तो मैं पूछूंगा ना कि यार ये 20 रुपए मैंने फिर आपको क्यों देने भाई, जब मैं शेयर बेच ही नहीं सकता तो मैं इसका करूंगा क्या। ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम ऐसा हो गया, एक सवाल भी इंप्यूटेड आ गया, ख्याली आ गया, तो इस सेक्शन के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट्स इट। क्योंकि टैक्स तो कब लगना था, जब रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई। तो रिस्ट्रिक्शन रिमूव नहीं हो रही तो नहीं लगेगा फिर टैक्स। ठीक होगी ना बात। सर शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन में हमने इशू वाली डेट तो नहीं ली, हमने तो एक्सरसाइज वाली डेट ली है। तो जब हमने नहीं, हमने बड़ी इसके ऊपर तफसीलन बात की। हमने कहा अगर इशू वाली डेट अलग ना बताई हुई हो तो फिर एक्सरसाइज वाली ही इशू ट्रीट करनी। उन्होंने तो बताई है, इशू किया हमने, तब फेयर मार्केट वैल्यू 50 थी। पिछला सवाल देखें कैसे किया हमने, पिछला लिखे, उसमें हमने इशू की डेट अलग की थी। हमने कहा एक्सरसाइज और इशू अगर डेट अलग कर दी जाए, बात समझ आ रही है ना। देखें एक लफ्ज होता है लिमिटेशन ऑफ डाटा। अगर डाटा ही नहीं गिवन है तो फिर मुझे अज्यूम करना पड़ेगा ना कि अच्छा यार क्यों नहीं गिवन है। इसलिए नहीं गिवन है कि अलग कोई डेट और थी नहीं। लेकिन अगर ऐसे हो, ऑप्शन इस तारीख को मिली थी, एक्सरसाइज इस तारीख को ही थी, शेयर इस दिन इशू हैं, 3 डेट आ गई हैं, उठानी कौन सी है। नो, जिस दिन शेयर इशू है, लॉ ने तो बताया है क्लियरली। तो सर फिर इधर हमने 60 क्यों ली है, किधर, इधर तो हमने 60 ली थी ना, 60 में से 20 माइनस किया तो 40। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं अब हमने कुछ और कर लिया ना। हमने ये वाली डेट हमने रिमूव कर दी थी असल में इस सवाल में से, जो बाद में किए। दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं। पहले सवाल की बात कर रही हूँ, जब शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम सोल्व कर रहे हैं, हमने फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज वाली ली थी 60, जबकि इशू वाली तो उन्होंने दी भी थी, वाली लेनी चाहिए थी। जरा लिखें, तीन डेट लिखनी, अच्छी बात है, सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कहीं लिखें, 3 डेट्स लिखते हैं हम जरा। एक ऑप्शन ग्रांटेड, मैं यहां कहीं बना भी देता हूं। एक डेट आ गई ऑप्शन ग्रांटेड, कोई एक डेट डाल देते हैं हम आगे जी, 15/7/2022।
ऑप्शन एक्सरसाइज, हम कहते हैं जी 15 अगस्त 2022, शेयर इशूड, फर्ज करें 20 अगस्त 2022, ठीक है। अगर तीनों डेट गिवन है और तीनों डेट की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, कौन सी लेनी है? ठीक है, इसने अच्छा सवाल किया बच्ची ने कि कंफ्यूजन सबकी दूर हो जाएगी। शेयर इशूड की लेनी है। अच्छा, हम कहते हैं 3 डेट नहीं गिवन है, पहली 2 गिवन है। जाहिर है जो करीब है उससे एक्सरसाइज वाली लेनी है। अगर सिर्फ एक ही गिवन है, इसे ही लेना है। बात समझ आई है? जाहिर है जो उसके करीब है, हमने अज्यूम किया कि अच्छा जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज की थी उसी दिन शेयर मिल गए होंगे, क्योंकि अगर शेयर मिलने की डेट अलग होती तो बताई जाती। अगर खाली यही है तो हमने अज्यूम किया जिस दिन ऑप्शन दी उसी दिन एक्सरसाइज हुई, उसी दिन शेयर मिल गए, क्योंकि अगर कोई और होती तो बताई जाती। एक नेचुरल फ्लो इंफॉर्मेशन का ये है ना, तो ऐसे ही अज्यूम करना है आपने। अच्छी बात इसने की है कि चलो ये बात क्लैरिटी में आ गई। ओके, अब जब आप इस सवाल को करेंगे, कल हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना, आपने इसको दोबारा जाकर करना है। मैं एक और सवाल यहाँ है मेरा ख्याल है, उसको देखते हैं। अच्छा, ये तो वो आ गया थ्योरेटिकल वाली बात जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। अटेम्प्ट कौन सी आ रही है? 2008 की, अगरचे पुरानी अटेम्प्ट है। A company intend to launch an employee share scheme for its employee and for the purpose of educating its employee. In this regard, the management want to prepare a summary containing the taxability of the option granted to employee. कि जब हम खाली ऑप्शन देंगे एम्प्लॉयज़ को तो उनकी टैक्सेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन टू एक्वायर शेयर अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और अगर एम्प्लॉय ने ऑप्शन ही सेल कर दी तो क्या होगा। शेयर इशू टू एन एम्प्लॉय अंडर द ऑप्शन दैट आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, एक्सप्लेन द टाइमिंग एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट। ये सारी बात 9 मार्क्स प्योर थ्योरेटिकल, ठीक है ना। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो बस आपने करना क्या है, ये वाला काम मैंने आपको सिखा दिया था पहले कि हमने उसमें स्लैब में जाना है, टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, ये सारा काम कैसे हो रहा होगा ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। 2 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रह गए हमारे, एक टैक्स फ्री सैलरी का और अगर एक सैलरी रिसीव्ड इन एरियर वगैरह का। तो हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को जा रहा है इंशाल्लाह। अभी छोटी छोटी 1-2 चीज़ें और भी हैं जो हमने अलाइनमेंट की वजह से पीछे कोई एक आधी स्लाइड स्किप की हुई है, तो बस फिर हम दोबारा आएंगे, जाहिर है एक एक स्लाइड में से दोबारा गुजरेंगे और देखेंगे कि अगर हमने किसी चीज़ को कहीं स्किप किया हुआ है इस वजह से कि वो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे डिस्कस हो जाए तो उसको डिस्कस करेंगे। कल फिर इसका मतलब है अगर आप कॉलेज तो ऑफ नहीं है, ऑब्वियसली क्लासेस आपकी हो रही होंगी, लेकिन अगर हमने आज ऑनलाइन डालने का फ़ैसला कर लिया, जो कि मेरा ख्याल है 99% ऐसे ही है कि हो जाएगा ये फ़ैसला, तो फिर आप जाहिर है अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा जो भी आपने करना होगा। ठीक हो गया जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह यहाँ से आगे।